नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, समास। समास क्या है, समास किसे कहते हैं और समास के बारे में समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समास मुश्किल से 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि समास का मुख्य बिंदु क्या है। पहला नंबर हमें देखना है कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है उसे शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। और शब्द निर्माण प्रक्रिया के कुछ विधियां होती हैं किसके द्वारा हम शब्द का निर्माण करते हैं। उसके लिए पहला पॉइंट आता है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा समास। उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 3 ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है और समास क्या होता है। उपसर्ग जब कोई शब्द या अक्षर किसी शब्द या वर्ण के पहले आकर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह शब्द या वर्ण जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग। ठीक इसका विपरीत आता है वह शब्द या वर्ण जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है कि जब कोई शब्द या वर्ण मूल शब्द के आगे जुड़ता है तो उपसर्ग होता है, पीछे जुड़ता है तो प्रत्यय होता है। अब देखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। अब इसमें हमें ढूंढना पहले ये होता है कि इसका मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो मूल शब्द है ज्ञान। ज्ञान के आगे अ जुड़ गया है, अ एक वर्ण है, अ जुड़ गया तो हम उसको क्या कहते हैं, अज्ञान। तो अ प्लस ज्ञान इक्वल टू अज्ञान। अब ज्ञान और अज्ञान, सिर्फ अ आने के कारण जो है अज्ञान हो गया। तो ये मूल शब्द के पहले जो वर्ण आता है तो उसको हम कहते हैं उपसर्ग। यहाँ उपसर्ग है अ। आ प्लस जीवन, आजीवन। आ शब्द क्या है, उपसर्ग है, और जीवन क्या है, मूल शब्द है। तो मूल शब्द के आगे जो वर्ण या शब्द लग करके मूल शब्द की में अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ प्लस ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान का मूल शब्द हो गया, अब बन गया अज्ञान, अर्थ में चेंजिंग आ गया। आ प्लस जीवन, आजीवन। जीवन और आजीवन दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो यहां पर इसको कहते हैं उपसर्ग। ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रत्यय होता है वह शब्द या वर्ण जो मूल शब्द के पीछे जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो जो मूल शब्द के बाद में जोड़ने वाला शब्द, जैसे मजदूर प्लस ई, मजदूरी। मजदूर प्लस ई, मजदूरी। और रोग प्लस मुक्त, रोग मुक्त। अब यहां पर ध्यान रखना है कि मजदूर प्लस ई, मजदूरी। धन प्लस वान, धनवान। इसमें आपको ढूंढना है कि मूल शब्द क्या है। जैसे मूल शब्द आपका है मजदूर, उसमें ई प्रत्यय, बड़ी ई मात्रा लग गया, यानी ई प्रत्यय लग गया तो वहां पर होता है मजदूरी। अब मजदूर और मजदूरी के अर्थ में परिवर्तन आ गया। धन प्लस वान, धन मूल शब्द है, वान उसका
प्रत्यय है तो धन बनकर क्या बन गया, धनवान। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, समास भी है। समास के द्वारा भी जो हम शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे रोग प्लस मुक्त, रोग मुक्त, काम प्लस चोर, काम चोर। तो अब हम समास की परिभाषा क्या देंगे, उपसर्ग और प्रत्यय का तो क्लियर हो गया कि जो शब्द या वर्ण मूल शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। दो या दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उस नया शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द के बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी एक नया शब्द, दो या दो को शब्द को जोड़ करके एक हम नया शब्द बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, अब तीन चीज आपको समझ में आएगा। शब्द निर्माण की तीन विधियां हैं। शब्द निर्माण के विधि उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग वह शब्द या वर्ण जो मूल शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। वह शब्द या वर्ण जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, तो इस नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये तीन चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब हमारा चैप्टर का नाम है समास, तो हम समास की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, समास। समास क्या चीज है? समास के पहले कुछ और भी मुख्य बिंदु है जिसको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं पहले नंबर पर कि अव्यय, उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य, ये 5 शब्द जो है जो हमेशा जो है समास के इर्द गिर्द में घूमता रहता है। जब हम परिभाषा देते हैं अव्यय के फॉर्म में, उपमेय के फॉर्म में, उपमान के फॉर्म में, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, अव्यय क्या है। तो मैं पहले वीडियो में आपको उपमेय, उपमान और अव्यय के बारे में बता चुका हूँ, जो अलंकार वाला चैप्टर था। अलंकार पर अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा जो है एक अलंकार की वीडियो मेरी है, मेरे चैनल प्लेलिस्ट पर है, आप उसको देख सकते हैं। जो चैप्टर अगर शुरू से जिनको अच्छी तरह से समझना है तो मेरी हर वीडियो को सीरियल नंबर से आप देखते रहिएगा। मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सब कुछ डाला हुआ है। प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें देखिए, सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 लगा हुआ है, उसको देखते जाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें समझना है कि अव्यय क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है। ये 5 चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब पहला पॉइंट हमारे सामने आता है अव्यय क्या है। अव्यय जो होता है, जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे अव्यय कहते हैं। जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन, प्रति और दिन। प्रति भी क्या है, प्रति पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद जो है सहर्ष, स और हर्ष, इस पर भी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहर्ष में भी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है जिस शब्द पर, वो जो है अव्यय नहीं होता है। जिस पर नहीं पड़ता है वह अव्यय होता है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। तो विकारी शब्द जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है वो विकारी शब्द कहते हैं, और जिस शब्द पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता उसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द ही आपका क्या है, यहाँ पर अव्यय है। जैसे जाता है तो जाती है, जाते हैं, लिंग वचन का प्रभाव इस पर क्या होता है, पड़ता चला जा रहा है। लेकिन प्रतिदिन,
राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो प्रतिदिन में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लिंग वचन का, इसलिए ये अव्यय है। तो ये पहचानने का सिंपल तरीका है। और विशेष नॉलेज के लिए थोड़ा बुक्स को पढ़ लीजिएगा, तो बुक को पढ़ने से थोड़ा डीप आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि डीप नॉलेज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम तो एक मेन टॉपिक आपको समझा दे रहा हूँ, और बुक पढ़ेंगे तो इसका समाज में क्या होगा, अधिक से अधिक एग्जाम्पल पढ़ना पड़ता है, अधिक से अधिक उदाहरण लेकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज समझ में आएगा। तो अव्यय के बारे में क्लियर हो गया कि जिस शब्द पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं। उसके बाद आता है विशेषण। अब विशेषण क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान रखना, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आम मीठा, आम मीठा है, अब यहाँ विशेषण मीठा है, और मीठा किसकी विशेषता बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य क्या है, विशेषण हो गया मीठा और विशेष्य हो गया आम। तो क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा क्या है, आम है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि मीठा है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि अव्यय क्या है, विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट और है, उपमेय और उपमान, जो अलंकार पाठ में मैंने इसका मेंशन किया था। उपमेय क्या होता है, प्रस्तुत व्यक्ति, उपमान होता है अप्रस्तुत व्यक्ति। जब प्रस्तुत व्यक्ति की गुण या धर्म की तुलना अप्रस्तुत व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर क्या होता है, उपमान होता है। तो उपमान जो प्रस्तुत होता है, उपमेय जो प्रस्तुत होता है, उपमान जो प्रस्तुत नहीं होता, अप्रस्तुत होता है। तो उपमेय और उपमान में विशेष ध्यान रखना है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो उपमेय होता है, और जिस शब्द की विशेषता जिससे बताई जाती है या तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो जो सामने आपके पास है वो उपमेय है, और जो आपके सामने नहीं है उससे तुलना हम कर रहे हैं वो उपमान है। ठीक है, तो ये पांच चीजें समान, अव्यय, विशेषण, विशेष, उपमेय और उपमान, ये पांच चीज के बारे में। अब समस्त पद क्या होता है और समासिक पद क्या होता है। समस्त पद यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। फिर से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं, और उसको समासिक शब्द भी कहते हैं। समासिक शब्द यानी दो समासिक शब्द का मतलब समास के मिलने से जो शब्द बनता है उसको समासिक शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, तो प्रति और दिन दो शब्द मिला, इसके मिलने के बाद क्या बना, प्रतिदिन बना। तो प्रतिदिन क्या हो गया, एक समासिक पद हो गया, इसको हम समस्त पद भी कहते हैं। समासिक शब्द या समासिक पद, और यहाँ पर होता है समस्त पद। समस्त पद और समासिक पद दोनों सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समासिक पद और समासिक शब्द दोनों सेम है। समस्त पद और समासिक शब्द दोनों सेम है, जैसा कहिए दोनों का मीनिंग सेम आता है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया समस्त पद क्या है, समासिक पद क्या है। और सबसे मेन विशेषता है आपकी बात है कि पद और शब्द में क्या अंतर होता है। शब्द भी वर्णों का एक समूह होता है, अब पद भी वर्णों का एक समूह होता है। शब्द भी होता है वर्णों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, वो शब्द है। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के एक विशेष अर्थ देता है उसको हम कहते हैं पद, उसको कहते हैं पद। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे भारत सरकार को कर अदा करना है। अब ध्यान रखिए, कर शब्द आ गया यहाँ पर। तो कर से किसी से पूछा जाए सिंपल बिना वाक्य क्या कि कर किसे कहते हैं, तो कोई कहेगा कर माने हाथ होता है, कोई कहता है कर माने करना होता है, कोई कहता है कर माने लगान होता है। यानी एक ही शब्द है, वर्णों का मेल है, जिसका सार्थक अर्थ निकलता है लेकिन अलग अलग अर्थ निकलता है। शब्द सेम है, अर्थ मीनिंग होती है, लेकिन जब यही वाक्य शब्द को हम जब वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अब कहा जाए कि मुझे भारत सरकार को कर अदा करना है, अब यहाँ कर का एक विशेष अर्थ मिल रहा है, हम भारत सरकार को मुझे लगान अदा करना है। हम तो कह नहीं सकते हैं भारत सरकार को हम जो है हाथ अदा करते हैं, भारत सरकार को जो है हमें कर्म काम करना होता है, ये तो हम लगा नहीं सकते। इसीलिए सिंपल सा अर्थ है कि जब तक शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है तब तक हम उसको पद नहीं कर सकते, क्योंकि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है उसे हम पद करते हैं। अब पूर्व पद, उत्तर पद। अब पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है? तो समासिक शब्द के बनने के लिए दो या दो से अधिक शब्द जुड़ते हैं। तो जो पहला शब्द जुड़ता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में जुड़ता है उसको कहते हैं उत्तर पद। जैसे मान लीजिए कि रोग मुक्त, तो रोग जो है पूर्व पद हो गया, मुक्त क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो रोग मुक्त तो पूर्व पद समझ में आ गया और उत्तर पद समझ में आ गया, ये चीज। उसके बाद समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह यानी समासिक पद को अलग करने की विधि को या प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समासिक पद के अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अब हम कैसे विग्रह करते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे चौराहा, चौराहा क्या है, एक समासिक पद शब्द है, एक समस्त पद है, और उसका हम विग्रह कैसे करते हैं, चार राहों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। अभी आपका समास विग्रह हो गया, यानी समास के बारे में हम क्या कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, उसको अलग करके उसको विशेषता करके बता रहे हैं। जैसे रोग मुक्त, ये है आपका समस्त पद और इसको हमने अलग किया तो ये विग्रह हो गया। रोग प्लस मुक्त रोग, किससे बना हुआ है, काम प्लस चोर काम चोर। अब ये काम और चोर ये दो शब्द मिला तो काम चोर बना, ये हो गया समस्त पद और ये हो गया विग्रह, ये हो गया। अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि इस सब को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन चीजों का समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम चलते हैं समास की तरफ। तो समास किसे कहते हैं, आप आराम से यहाँ तो पहले बता चुका हूँ समास किसे कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से एक नया शब्द बनता है, उस नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यानी समास क्या है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक विधि है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि शब्द निर्माण की 3 विधियां हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो उसमें से हम समास पढ़ने जा रहे हैं आज। तो समास में जो है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को भी समास करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास। सार्थक मेल का मतलब इसका सही सही अर्थ निकलता है। जब दो शब्द को मिलाते हैं तो एक प्रकार का अर्थ मिलता है, उस अर्थ मिलता है तो एक नया शब्द बनता है, उसी को हम समासिक पद कहते हैं, उसी को हम समस्त पद कहते हैं। तो अब हो गया समास किसे कहते हैं और समास के भेद क्या है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। पेपर में ज्यादा करके इसी के बारे में पूछता है, तो इसको समझने के लिए ये सब चीज अगर आपको समझ में आ गया हो तो कोई मुश्किल नहीं होता। अव्ययी भाव समास क्या है, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला पर हम चल रहे हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं,
तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो, अव्यय के बारे में बता चुका हूं, जिस पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी भी समास में अगर प्रत्यय पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो, तो जो अव्यय होगा तो प्रधान होगा, चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे स प्लस हर्ष, सहर्ष। अब ध्यान देखेंगे कि पहला पद क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अव्यय, ये स से जो है किसी पर लिंग वचन का कारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन, प्रतिदिन पर भी लिंग वचन का कारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रति जो है आपका क्या है, प्रतिदिन जो है, प्रति प्लस क्या है, पहला पद क्या है, पूर्व पद कहते हैं इसको, पूर्व पद भी कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं। तो प्रति क्या है, एक अव्यय है, प्रति क्या है, एक अव्यय है। तो सिंपल से पहचान होता है कि पहला पद अगर अव्यय होगा तो पहला पद मीन्स पूर्व पद, यानी पूर्व पद अव्यय होगा तो उसे हम अव्यय भाव समास करते हैं। एक पहचानने की और विधि होगा कि जो शब्द बनेगा वो अव्यय भाव समास इसलिए होगा क्योंकि वो अव्यय जो बनेगा वो भी अधिकतर अव्यय होता है। ठीक है, तो पहला पद अगर प्रधान हो गया, अव्यय हो गया, तो अव्यय भाव समास करते हैं। अव्यय भाव की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास करते हैं। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, प्रति अव्यय हो गया, दिन भी है, इस पर भी लिंग वचन का कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिदिन भी है, ये भी, इस पर भी लिंग वचन का, ये भी अव्यय बन गया, ये भी अव्यय है, ये भी अव्यय बन गया। अव्यय के पहचान करना बहुत आसान है और सबसे पहले एक साथ 6 के 6 समास को अगर समझ में आ गया तो पहचानने में आसानी हो जाती है, एक से आप समझ नहीं पाएंगे। तो अव्यय भाव समास हो गया, पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है ये कारक पद का लोप होता है। जिस समास में कारक पद का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें कारक पद का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास करते हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष समास में कारक शब्द का लोप, हम कारक का क्या कहेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, को के लिए, ये जो है आपका क्या है, कारक। कर्ता ने, कर्ता को ने प्रसर्ग आता है, कर्म को लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ये सब प्रकार के कारक होते हैं, उनका इसमें लोप होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए कितने चलते हैं, राजदूत, राजा का दूत, का शब्द का यहाँ लोप है, यहाँ पे राजदूत में का शब्द का लोप है। तो का क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, को के लिए, अधिकरण को के लिए, ये आपने यहाँ पर लोप है। में देखिए सिर दर्द, सिर में दर्द, यहाँ में शब्द का लोप। तो सिंपल सी पहचान होता है कि रसोई घर, जैसे मान लीजिए तो रसोई के लिए, घर के लिए भी क्या है, कारक है। ठीक है, तो कारक समझने के लिए पहले आपको कारक को याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध में पर, अधिकरण में पर, संबंध का के की होता है वो संबंध का होता है, में पर होता है, अधिकरण होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो है आपका कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, अधिकरण में पर। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाना चाहिए। याद अगर हो जाएगा तब बुक से पढ़ लेंगे तो पूरा एक बार याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम विग्रह करेंगे तो उसके सारा लोक का पता चल जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि अव्यय भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, ठीक है, और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और कारक शब्द का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास करते हैं। दोनों को परिभाषा देखिए। कर्मधारय समास देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का या जिस समास में गुणवाचक विशेषण का
लोप होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। मान लीजिए गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण जो होगा वो क्या होगा, कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान और विशेषण, उपमेय और उपमान और विशेषण, विशेष्य का संबंध हो। ध्यान रखना इसमें विशेष, ये कर्मधारय समास में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक ही कर्मधारय यहाँ भी लागू होता है, आप इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। तो सिंपल है कर्मधारय समास क्या है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमेय उपमान विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। सिंपल। उत्तर पद प्रधान होगा मतलब क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। अब ध्यान रखेंगे, उपमेय और उपमान का यहाँ आ रहा है। उपमेय क्या है, चरण, उपमान क्या है, कमल। हम चरण की तुलना जो है कमल से कर रहे हैं। कमल हमारे पास है नहीं, चरण तो हमारे पास है, ये हमारे सामने प्रस्तुत है, उपमेय हो गया। और कमल क्या है, अप्रस्तुत है, उपमान है। तो सिंपल सी पहचान, जैसे हमने आपको परिभाषा में बताया कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद में यह क्या है, चरण कमल। कमल यहाँ प्रधान है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन विशेष है, कमल है। चरण उपमेय हो गया, विशेषता बताई जा रही है कमल की, ये उपमान है। तो सिंपल से पहचान याद रखना है कि जिसमें जो है, यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व उत्तर पद में उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास करते हैं। अब तीन चीज के बारे में पहले क्लियर करेंगे, फिर तीन के बाद में एक साथ करेंगे। तो तीनों का एक संबंध है, तीनों का एक साथ अलग संबंध है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। अब देखिए, अब महापुरुष वही कहलाता है जो महान होता है। तो यहाँ पर एक विशेषता प्रकट हो रही है, विशेषण प्रकट हो रहा है। महान पुरुष यानी पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, हमने यहाँ पर बताया था पॉइंट में, विशेषण और विशेष्य। महापुरुष तो पुरुष हो गया, उसकी विशेषता बताई जाए, महान है, पुरुषों में जो महान है, पुरुष तो सब लोग होते हैं, उसमें जो महान होता है वो महापुरुष कहलाता है। तो विशेष्य हो गया पुरुष, और महापुरुष महान लग गया, उसके साथ विशेषण लग गया। तो कर्मधारय समास में आपका उपमेय होता है, उपमान होता है, विशेषण होता है, विशेष्य होता है, यानी गुणवाचक विशेषण इसके अंदर पूरा का पूरा होता है। इसलिए जो है हम इसको कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तो तीन चीज तो क्लियर हो गया। अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास का। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में कारक पद का, कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, कारक चिन्ह का लोप होता है और उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और देखिए कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध होता है। तीन क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, तो जिस समास में और पद का और शब्द का लोप होता है, जिस समास में और शब्द का लोप होता है और उसमें वाचक चिन्ह, एक वाचक चिन्ह होता है जो इस तरह से हम डैश लगाते हैं, ये वाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में एक वाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये वाचक चिन्ह और क्या काम कर रहा है, माता पिता, माता और पिता। तो जिस समास में और शब्द का लोप होता है और उसमें वाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अब द्विगु समास इसे कहते हैं। द्विगु समास में थोड़ा विशेष ध्यान देना है। द्विगु और बहुब्रीहि में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, एक ही जो है काव्यांश में जो है बहुब्रीहि भी होता है और द्विगु भी होता है और कर्मधारय भी होता है। विशेष एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में इसके लिए।
पहले हमें द्विगु समास क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की जो होगा वो संख्यावाचक होगा। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास में और पद का लोप होता है, माता पिता हो गया। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो है संख्यावाचक, तो द्विगु समास में क्या होगा, चौराहा, 4 राहों का समूह। और द्विगु जैसे जहां कहीं भी द्विगु आए वहां पर आपको समझना क्या है कि वह संख्यावाचक। ठीक है, चौराहा 4 राहों का समूह, 4 क्या है, संख्यावाचक, 4 राहों का समूह। जहां संख्यावाचक पहला शब्द आ गया वो समझ लीजिए कि द्विगु समास है। द्वंद्व समास जो होता है और पद का लोप होता है। और देखिए तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, यहाँ पर भी क्या है आपका द्विगु समास है। अब बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास में पूर्व और उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता, लेकिन वह किसी तीसरे शब्द की ओर क्या करता है, संकेत करता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता है वह तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए दशानन, 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। अब 10 आनन कोई न तो पूर्व पद प्रधान है न तो उत्तर पद प्रधान, लेकिन जब रावण की बात आ जाती है तो वो क्या हो गया, विशेष हो गया, प्रधान हो गया। तो उसमें प्रथम पद, पूर्व पद, उत्तर पद कोई जो है प्रधान नहीं होता है, लेकिन तीसरे वर्ग की जब संकेत करता है उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे 10 दशानन, 10 आननों का समूह, 10 है आनन जिसके अर्थात किसका, रावण का, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। और 10 है आनन सिर्फ यहीं तक हम रखते हैं तो आपका द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्या, उसमें दोनों समास है, इसमें द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास में सिंपल रहेगा और संख्यावाचक है तो संख्यावाचक इसमें भी है, द्विगु समास है ही है, लेकिन जब तीसरे की ओर संकेत कर देगा तो बहुब्रीहि समास हो गया। फिर समास पहचानने के सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले इन सब सारे मुख्य बिंदु को समझ लीजिए। मुख्य बिंदु को समझने के बाद जो है मेन पेज पर चले, पहले शुरू में अगर हम इसमें चलने लगेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, समझ में कम आएगा जब तक ये चीज़ जानकारी नहीं होती। इसीलिए बुक में सिर्फ जो है इतना ही दे देता है, इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण जो बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं। तो मुख्य बिंदु को समझना जरूरी है। एक बार फिर मैं और इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। समास क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है तो इस नया शब्द